डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से अपना ये चौथा पार्ट अटका हुआ था। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, गला ख़राब हो गया था। अभी भी शायद आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा। जो 3 पार्ट थे अपन ने, उसमें जो अपनी नॉर्मल ड्रग्स होती है यूजेज के लिए, जैसे कि पीड़ाहारी है, प्रशांतक है, आपके प्रतिनिषेचक है, प्रतिहिस्टामिन है, या अपने सूक्ष्म जीव हैं, एंटीबायोटिक है, या प्रति जो भी हैं आपके। और जो लास्ट पार्ट था अपन ने, इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे जो आपके रंजक और पिग वर्णक होते हैं, उसका अंतर भी देखा, रंजकों का सामान्य लक्षण देखा, उनके क्लासिफिकेशन भी देख रहे थे। आज भी अपना एक क्लासिफिकेशन है, वो अपना वर्गीकरण जो है, वो आज का जो वर्गीकरण बेस है वो किसके आधार पर है? उपयोगिता के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण। जैसे मैंने आपको एक अंतर में समझाया था लास्ट पार्ट के अंदर कि आपका रंजक जो हैं संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके वर्गीकरण की भी आवश्यकता हमको पड़ेगी। और जो आपके वर्णक होते हैं बहुत कम होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इनके वर्गीकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज अपन जो इसका वर्गीकरण है, एक उपयोगिता के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण, यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में रंजकों का उपयोग तो करते हैं, अब वो किस किस तरीके से करते हैं, उस उपयोग हमारा जो यूज करने का पैटर्न है, उसके बेस पर हम इनको अलग अलग तरीके से बांटेंगे और अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, मैं पहले ही आपको क्लियर कट कर देता हूँ। इसमें जो चीज़ रटने की है वो आपको रटनी है, बाकी जो चीज़ समझाने की है वो आपको एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ रटनी है वो मैं बोल दूंगा, आपको लिस्ट आउट कर लो, इनके नाम ही रटने हैं, अब चाहे आप कुछ भी कर लो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है इनका, है ना। और इनको इन ऐसे चैप्टरों का कोई इतना डीपली वीडियो बनाता भी नहीं होगा, शायद ओनली फॉर नोट्स देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या कहीं बस बुक में भी टिक लगा देते हैं ये याद कर लो। तो आखिरकार याद तो करना ही करना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा सा हिस्ट्री सुना देता हूँ उनकी कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे सीधे रंजक पे। डायरेक्ट डाई, ये डायरेक्ट डाई सीधे रंजक का क्या मतलब है? सीधे रंजक का देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सीधे रंजक का क्या मतलब है। सीधे रंजक का मतलब है कि जैसे कि मान लो आपका कोई भी जलीय विलयन है, गर्म पानी है, जलीय विलयन में आपने उसको रंजक को घोल दिया है और कपड़े को डायरेक्ट उसमें डुबोया, निकाला, काढ़ा, सुखाया, बस रंग गया। वो एक अपना मेथड होता है जिसको अपन डायरेक्ट रंजक कहते हैं। भाई एक अपनी नॉर्मल भाषा में भी ये हम मानेंगे ना डायरेक्ट रंजन का। तो ये भी यहाँ भी यही लिख रखा है कि वे रंजक जो गर्म जलीय विलयन में रेशों को डुबो देने पर तथा बाहर निकाल कर सुखा देने पर रंग दर्शाते हैं। यानी कि आपने कोई कपड़ा लिया, उसको जो आपने रंजक का घोल बनाया है उसके अंदर डुबाया, निकाल कर सुखाया, वो रंग गया। जो भी आपने लाल, नीला, पीला जो भी देना है रंग दिया, सूख गया, वो है सीधा रंजक। अब ये सीधे रंजक जो हैं, अब देखो आपको क्या करना है, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको ये 2 लाइन याद करनी है, ये तो आपको इस शब्द का मतलब समझा रही है कि सीधे रंजक क्या होते हैं। याद क्या करना है, वो पूछ ले सीधे रंजक का कोई एक उदाहरण दो, 1 नंबर में पूछ लिया, या सीधे रंजक के कोई 2 उदाहरण दो, या ऐसे पूछ ले मार्टियस पीला या कोंगोलाल किस टाइप के रंजक हैं। तो आपको फिर ये 2 वर्ड रटने हैं, एंड देन स्ट्रक्चर भी नहीं याद करनी इनकी। स्ट्रक्चर के पीछे मत पड़ना, कभी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे। और ये जो बनती हैं वो अपने किसी ना किसी चैप्टर में पीछे, यानी कि जो आपका 12वां 13वां चैप्टर है उनमें काफ़ी सारे अपन स्ट्रक्चर देखेंगे इनकी, नाइट्रोजन कंपाउंडों की। ठीक है, रिएक्शन में देख लेंगे इनके जो उत्पाद बनेंगे उनके केस में। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है कि सीधे रंजक के उदाहरण कौन से हैं, मार्टियस पीला और कोंगो लाल। या आपसे ये पूछ ले मार्टियस पीला किस टाइप का रंजक है, बोले सीधे रंजक होते हैं जिनकी सीधे रंगने की क्षमता होती है मार्टियस पीले। तो ये है मेन बात। तो आपको पूरी इतने सारे इस डब्बे में क्या याद करना है, ये चीज़ याद करनी है, कौन सी, कि सीधे रंजक का उदाहरण मार्टियस पीला और कोंगो लाल, और प्लस में इनका उपयोग ज़्यादातर ये सूत, रून, ऊन, रेशम, लाइलॉन आदि को रंजन करने में काम आते हैं। ठीक है, तो यही 2 शब्द आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं, नाम से पता चल रहा है अम्लीय रंजक। क्या नाम पता चल रहा है? अम्लीय रंजक, यानी कि थोड़े से एसिडिफाइड हैं, यानी कि इनको थोड़ी से एसिडिक मीडियम में काम लेना पड़ेगा। तो बस वही बात चल रही है, शब्दों से पता चल रहा है। ठीक है, वे रंजक जिनका प्रयोग हल्के अम्लीय माध्यम में किया जाता है, सीधी सी बात है।
ठीक है। ये सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, ये सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्ल क्या होता है अपना, जैसे आपको पता है कोई भी सल्फोनिक एसिड बनाएंगे तो वो H3, ये ग्रुप है सल्फोनिक का, SO3H, लेकिन लवण का मतलब है H+ गया, H+ की जगह Na+ या कोई भी सोल्ट आ गया। तो इसका जो आपका रंजक है उसका नाम याद रखना है बस आपको, नारंगी फर्स्ट। ये नारंगी फर्स्ट अपन 13वें चैप्टर में बनाएंगे, आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि रिएक्शन में, अब अपनी कोई रिएक्शन होगी 13वें चैप्टर में, उसके अंदर अपन इसको बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये रिएक्शन वहाँ पे बनी है। इसलिए बोल रहा हूँ इनकी स्ट्रक्चर को याद करना भी नहीं है, कुछ एक स्ट्रक्चर हैं, कुछ क्या 60% स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हम पीछे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे डायरेक्टली, और आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमने जो उस चैप्टर में स्ट्रक्चर देखी थी वो ये स्ट्रक्चर थी। ठीक है, फिलहाल तो हम ये तो लास्ट चैप्टर है और नाम है डेली लाइफ में यूज, तो हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी तो डेली लाइफ में यूज है। तो कहीं ना कहीं इनके उत्पादकों का हमने कहीं ना कहीं बना के आ चुके हैं, यूँ समझो आप, है ना। तो इनके टेंशन मान लो कि स्ट्रक्चर कहाँ से आई, कैसे आई, ये याद करनी है, नहीं करनी है याद क्या करनी है, अम्लीय रंजक का कोई एक उदाहरण दो, नारंगी फर्स्ट, या यूँ पूछ ले नारंगी फर्स्ट किस टाइप का रंजक है, ऐसे मिलान वाले में आ जाते हैं ना, तो आपको सीधे में टिक लगाना है अम्लीय रंजक है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, है ना। इनके भी ये उपयोग ऊन रेशम इनको रंजने में काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन अगले पे बात कर लेते हैं, क्षारीय माध्यम। अब वही बात आ गई, यहाँ वहाँ अम्लीय माध्यम था, यहाँ पे क्षारीय माध्यम है। वे रंजक, क्षारीय माध्यम में क्या होगा, वे रंजक जिसमें क्षारीय अमीनो समूह उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय एमिनो समूह उपस्थित होते हैं जो जल में विलयशील लवण बनाते हैं। इनका धनायन भाग कपड़े के ऋणायनी भाग से जुड़कर रंजन का कार्य करता है। क्या करता है इनका, देखो साफ बात क्या है, वे ये क्षारीय एमिनो समूह, भाई एमिनो समूह क्या है, क्षारीय माध्यम ही है आपका, चाहे अमोनिया मान लो, आपके चाहे एमिनो ग्रुप मान लो, ये सब क्षारीय मीडियम है। ठीक है, जो विलयशील लवण बनाते हैं, यानी कि घुलने वाले सॉल्ट बनाते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट बनाते हैं। इनका धनात्मक भाग कपड़े के ऋणायनी भाग से जुड़कर रंजन का कार्य करता है। रंजन मतलब रंग देने का, कपड़े को रंग देने का कार्य करता है। ठीक है, इसका उपयोग पॉलिएस्टर, लाइलॉन आदि के रंजन में काम आता। उदाहरण याद करना है आपको, क्या, ये एलिनिन येलो और मेलाकाइट ग्रीन, ये मैं आपको एक रिएक्शन के अंदर इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ी कम हो सकती है तो कृपया आप ईयरफोन का प्रयोग करें, या फिर मतलब थोड़ा बढ़ा के प्रयोग करें, या फिर अपने आसपास के क्षेत्र में थोड़ा सा माहौल शांत रखें ताकि मेरी आवाज़ आप तक सुन सके। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी आज आवाज़ थोड़ी कमी आएगी, और पिछले 3-4 दिन से यही प्रॉब्लम थी, थोड़े से गले में खराश थी, जुकाम उकाम थोड़े से ऐसे लग रहा था, इसलिए कुछ दिन में वीडियो आई भी नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। अब अपन नाम से देखो, ये दोनों नाम याद करने, फिर बोल रहा हूँ क्षारीय रंजक एग्जाम्पल में एलिलिन येलो और मेलाकाइट ग्रीन, ये 2 चीज़ याद करने की हैं और ये 4 लाइन याद करने की नहीं है। ठीक है, चलो आगे। अब आता है प्रकीर्णन रंजक। देखो प्रकीर्णन रंजक का आप एक तरह से यूँ समझो जैसे अपन कोई होली के अंदर खेलने के लिए वो पेस्ट टाइप के नहीं आते, जैसे अपन स्प्रे कर रहे हैं कहीं, जैसे मान लो कलर का एक ड्रॉप अपनी स्वेटर या किसी कपड़े पे पड़ गया और वो फैल रहा है, मतलब रुका नहीं है, वो एक दूसरे रेसे से फैलता जा रहा है। जैसे एक ऑयल ड्रॉप पड़ जाती है हमारे किसी भी कपड़े पे, एक ऑयल की ड्रॉप पड़ गई तो, या कागज़ पे पड़ गई तो वो ऑयल ड्रॉप ऐसे मतलब फैल जाती है ना चारों तरफ, प्रकीर्णन डिस्पेयर्सन, यानी कि वहाँ पे वो क्या हो रही है, फैल रही है चारों तरफ। ऐसे ही इस प्रकार के रंजक को क्या करते हैं, कपड़ों पर ऐसे ऐसे बाल्टी में डालकर ऐसे खंगाला नहीं जाता, इनको क्या किया जाता है, स्प्रे टाइप से, जैसे मान लो कोई कपड़ा होता है उसको रख दिया और फिर स्प्रे टाइप, फुहारा टाइप से उनको क्या करते हैं, रंजन करते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करते हैं और वो कलर क्या होता है, फैल जाता है। जैसे आपने कभी किन्हीं भी किसी कार के या किसी बॉडी पार्ट्स को आपने कलर स्प्रे कलर करते देखा होगा ना, तो उस टाइप की थीम दिमाग में डाला हूँ कि ये प्रकीर्णन रंजक जो है उस टाइप का रंजक है। इसको मतलब ऐसे पेस्ट वेस्ट नहीं बनाते, इसको पेस्ट को स्प्रे किया जाता है कपड़े पे और वो प्रकीर्णन यानी कि फैल जाता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं और वो अच्छे से रंजक हो जाता है, मतलब रंग जाता है। इन रंजकों में निलंबन से रंजक के सूक्ष्म कण कपड़े पर विसरित या प्रकीर्णन होकर फैल जाते हैं। ये रंजक पॉलिएस्टर, लाइलॉन या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पान वो खाने वाला नहीं,
पान आपको पता है 10th में भी आई थी, पान की फुल फॉर्म पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आदि रंजकों के रंजन में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण एंथ्रोक्विनोन रंजक पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एंथ्रोक्विनोन रंजक 3:02 हो गई है, ठीक है। तो एंथ्रोक्विनोन रंजक, ये आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, ओनली फॉर इसका नाम याद करना है कि प्रकीर्णन रंजक का उदाहरण दो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात का ध्यान रखें, और कुछ भी नहीं है इनके अंदर, मैं बोल रहा हूँ आप इनकी ज़्यादा टेंशन ना लें। रेशा क्रियाशील रंजक, अब देखो ये कौन से उपयोगिता के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ये रंजक सूत, रेशम व ऊन जैसे रेशों के हाइड्रोक्सी अथवा एमिनो समूह के साथ स्थायी रासायनिक बंध बना लेते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सी OH समूह और एमिनो। हाइड्रोक्सी और इनका मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह का मतलब क्या होता है आपका OH ग्रुप, और एमिनो समूह का मतलब क्या होता है आपका NH2 ग्रुप। अब ये क्या करेंगे, रासायनिक बंध बना लेंगे इनके साथ, और रासायनिक बंध बना लेंगे क्या, ये जैसे इनके दोनों का एक एस्टो निकल जाता है, ये एक तरह से बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन ये बंध जो होता है, सबसे बड़ी बात है, ये बंध होता है आपका उत्क्रमणीय बंध होता है, रिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय बल मतलब इरिवर्सिबल होता है, यानी कि बंध बनता है, इसलिए तो क्रियाशील बोला जा रहा है, यानी कि एक बार बन गया फिर टूट गया, मतलब एक्टिव रहते हैं और कलर देते रहते हैं, है ना। इस टाइप का एग्जाम्पल का नाम है प्रोसन लाल। क्या रंग इसका नाम, एग्जाम्पल का क्या नाम है, प्रोसन लाल, ठीक है। फिर आता है अगला एग्जाम्पल अंतर्निहित रंजक। अंतर्निहित रंजक, नाम से पता चल रहा है कि अंतर्निहित रंजक का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि हम कोई ऐसा कोई आपका एक मतलब कपड़े को रंग दे रहे हैं और उसी के टाइम मतलब एक संश्लेषित होता है, मतलब यूँ मान लो अपने जैसे बॉडी के अंदर भी ऐसे होते हैं ना आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल, तो कुछ तो आवश्यक होते हैं वो अपन बाहर से लेते हैं, अनावश्यक जो होते हैं वो अनावश्यक का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए अनावश्यक नहीं है, आवश्यक हैं लेकिन वो बॉडी में ही बन जाते हैं, है ना, इसलिए उनको बाहर से नहीं लेना पड़ता। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी देखो अंतर्निहित का रंजक का मतलब समझना, बाकी इस तो एग्जाम्पल तो याद करना ही है, एग्जाम्पल के नाम से मतलब नहीं है इनका, इनको तो याद करना ही है कि फलाना ये इस काम में आता है, और ये तब भी प्रैक्टिस आएगी, एक बार आप सुनो देखो और उसके बाद आप इनकी शॉर्ट में लिस्ट बनाओ कि फलाना रेशा या रंजक किस काम में आता है, उसका लिस्ट के उनका सामने नाम अंकित करो और उसको रिपीट करते रहो, तब जाके ये दिमाग में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा इजी आता है, मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत कम लिखना पड़ता है। केमिस्ट्री में 11 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ते बोर्ड के अंदर, 11-12 पेज लास्ट, पूरा काम कर सकता है बंदा, 40-30 पेज भरने की जरूरत ही नहीं होती केमिस्ट्री में। मैथ फिजिक्स नहीं है जहाँ पे मतलब आपको पेज भरने पड़ते, नहीं, केमिस्ट्री में आंसर बहुत ही शॉर्ट एंड करेक्ट होते, लेकिन करेक्ट होने चाहिए, तब तो 11 पेज में पूरे नंबर आ जाए। बाकी इस महाभारत तो आप पूरी कॉपी भर दो। अब देखो अभिक्रिया के दौरान संश्लेषित रंजक अंतर्निहित रंजक कहलाते हैं, यानी कि उसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई रंजक संश्लेषित हो रहा है, जैसे फिनोल तथा नेप्थोल, फिनोल तथा नेप्थोल विलयन के साथ भीगे रेशों को डायजोनियम लवण, फिनोल जानते हो आप, फिनोल बेंजीन वाले के ऊपर OH और नेप्थोल क्या होता है, 2 बेंजीन होते हैं उनके ऊपर एक OH होता है, विलयन के साथ भीगे रेशों को डायजोनियम लवण जानते हो आप, डायजोनियम लवण में क्या होता है, ये जो आपकी बेंजीन होती है ना आएगा, ये बेंजीन होती है, इसमें ये एजो लवण होता है N ट्रिपल बॉन्ड, और ये इस N के ऊपर प्लस चार्ज भी होता है, ठीक है, इसको अपन डायजोनियम लवण बोल देते हैं। यहाँ कुछ ClVl साथ भी होता है माइनस, तो ये डायजोनियम लवण है ना। तो किस किस की, फिनोल तथा नेप्थोल जो का विलयन बनता है उसके रेशों के साथ जो भीगे रेशों को डायजोनियम लवण के विलयन में डालते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें से रेशों को भिगोकर इस विलयन में डालते हैं, तो क्या होता है एविले एजोरंजक रेशों की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। जो एविले रंजक है, एविले एजोरंजक जो हैं, यानी कि एजोरंजक एविले है, यानी कि ये रेशों की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। यूँ मान लो आपने एक बाल्टी ली, उसके अंदर फिनोल और नेप्थोलिन का सॉल्यूशन था, उसमें से आपने रेशों, ये रेशों का मतलब है यानी कि आपका जो भी कपड़े फाइबर जो भी है उसको आपने रंगा और उसको किस में डाला, डायजोनियम लवण में। अब ये उसकी सतह पर
अधिशोषित हो जाते हैं। ऐसे एजो रंजक बर्फ भी कहलाते हैं। बर्फ का मतलब उसकी सतह पर जम जाना, अधिशोषित होकर पपड़ी से जम जाएगी, जम जाना, जैसे बर्फ जम जाती है ना, जैसे अपन पानी की बर्फ जमाते हैं इस टाइप, या किसी चीज़ पे बर्फ जम जाती है, उसी टाइप वो जम जाता है, इसलिए उसको भी इसको रंजक बर्फ भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? एजो रंजक बर्फ भी कह देते हैं। देखो पूरा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं वापस से दिखा देता हूँ। ऐसे एजो रंजक बर्फ भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये जो एजो समूह है ये जम जाता है इसके रेशों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यह अभिक्रिया कम ताप पर संपन्न होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। नाइट्रोजन जो एजो कंपाउंड है वो बहुत ही 0 डिग्री सेल्सियस पे या इससे भी माइनस पे स्टेबल होता है, ठीक है, तो जम जाएगा एक तरह से ही बर्फ़ की तरह। चलो बाद में बात कर लेते हैं वेट रंजक, इंपॉर्टेंट है, दिस इज नाउ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रंजक, वेट रंजक। इसमें अविलयशील, देखो इसमें विलय रंगीन कलर ऐसा कुछ सिस्टम चलेगा, इस बात को समझना। इसमें अविलय रंजक को विलयशील रंगहीन रूप में बदलकर रेशों को भिगोया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें अविलयशील रंजक को विलयशील रंग, पहली बात तो क्या है? अविलयशील रंजक है ना, ये वाला, इसको केस में इसको, अब देखो इसका करना क्या था अपने को, जैसे ये आपका नीला रंग है, क्या है? ये आपका नीला रंग है, ठीक है, इंडिगो रंजक बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है? इसमें अविलय रंजक को विलयशील रंगहीन रूप में बदल दिया जाता है। ये विलयशील तो है, ये वाला सिस्टम विलयशील तो है, यानी कि इस नीले रंग का अपन जल में तो ये अविलय है, लेकिन इसका अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका अपचयन कर देंगे। अपचयन कहाँ दिख रहा होगा आपको? देखो ये समूह देखो आप, C डबल बॉन्ड O है, इधर देखो ये क्या हो गया इधर नोटिस करो, यहाँ पे हो गया OH लग गया, और एक यहाँ पे क्या लग गया? OH लग गया, यानी कि H का ऐड हो गया एक तरह से। क्या हो गया? ये H ऐड हो गया, ठीक है, और बॉन्ड भी चेंज हो गया। देखो इधर से भी आपका OH चला गया, ठीक है, ये जो जहाँ डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड शिफ्टिंग हो गई, है ना, यहाँ नहीं था, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड भी शिफ्टिंग हो गई। ये देखो ये तीनों सिस्टम है ना, यहाँ से आपको वापस से बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे सिस्टम है ना, डबल यहाँ था, फिर ये डबल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे OH आ गया, और इसके ऊपर OH आ गया, यानी कि H जुड़ गया, हम उसको अपचयन बोलते हैं। यानी कि जैसे ही अपन ने इसको OH ग्रुप में ऐड किया, अपचयन किया, ये जल में विलयशील हो गया। लेकिन विलयशील के साथ क्या हुआ? रंगहीन हो गया, कलरलेस हो गया, कलर चला गया। वैसे ही वापस इसका ऑक्सीकरण कर दें, रिटर्न उल्टा ऑक्सीकरण करेंगे, अविलय हो जाएगा लेकिन नीला कलर का हो जाएगा। तो ये वेट रंजक की खास बात है, ठीक है। इसमें अपन नाम याद रखना, इंडिगो रंजक। क्या बोलते हैं? इंडिगो रंजक। और ये इंडिगो रंजक वही है जिसको आप नील बोलते हो, और इसका आगे और, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल और बड़ा रंजक है, इसके चक्कर में तो अंग्रेज़ों की, भारत की, मुगलों की कई लड़ाइयाँ हुई हैं बंगाल में, इसके बहुत बड़े बड़े खेती होती है, अंग्रेज़ों के मतलब व्यापार के चक्कर में काफ़ी बड़ा इसका विद्रोह हुआ है। तो इसका अलग से भी टॉपिक है, उसमें सब चीज़ें भी बताएंगे आपको। ये वेट रंजक वही है जो इंडिगो रंजक, जिसको आप नील बोलते हो, ये वही रंजक। अब बात करते हैं अपन मार्टन। ये देखो ये वाला जो आपका मोर्डेंट रंजक है, ये मोर्डेंट रंजक क्या है, इसकी बड़ी खास बात है। यूँ कह सकते हैं अपन, ये जो एक तरह से मास्टर रंजक ही है। ये मास्टर रंजक का मतलब ये है, ये जो एलिजरीन है उसका एल्यूमिनियम तो मुख्य है, बट इससे अपन और भी कलर चेंज कर लेते हैं। ये होता वही है, देखना आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। और देखो इसमें कपड़ों को किसी निश्चित धातु के, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कपड़ों को किसी निश्चित धातु आयन के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। किसी निश्चित धातु आयन के विलयन में क्या करेंगे? डुबो देंगे। उसके बाद रंजक विलयन में डुबोते हैं, जिससे धातु आयन व रंजक के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनता है। अब तक अपन ने उपसहसंयोजक बंध की बात नहीं की थी, आज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यह है क्योंकि धातुओं के साथ अगर कोई बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड होता है, क्योंकि और तो फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड इतना वो नहीं है स्टेबल, एक तरह से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के केस में बहुत अच्छा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले इसमें कपड़े को किसी निश्चित धातु आयन के विलयन में डुबो दिया, ठीक है। उसके बाद रंजक को विलयन में डुबो दिया, जिससे धातु आयन और रंजक के बीच में क्या बन गए? उपसंयोजक, यानी कि जैसे धातु और उस विलयन में जो केमिकल है उसके मध्य केमिकल बॉन्ड, जिसको अपन यूँ कह सकते हैं उपसंयोजक बॉन्ड कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है।
अर्थात वे रंजक जिसमें रंजक व धातु के मध्य उपसंयोजक बंध पाया जाता है मॉडेंट रंजक या रंग बंधक रंजक। देखो इसका नया नाम पड़ा है रंग कलर बॉन्डिंग डाई, मतलब कि रंग है उस बंध के कारण, किसके कारण, कोऑर्डिनेशन। इसकी विशेषता होती है एक ही रंजक भिन्न भिन्न धातुओं के साथ भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं, इसीलिए इसकी खास बात है। रंजक एक ही है लेकिन अगर धातु आयन चेंज हुई, आपको पता, आपने पढ़ा था, वो मैंने एक बार बताया था, ओबामा की राग प्यारी, अलग अलग कलर धातु अवशोषण स्पेक्ट्रम के आधार पर कि कलर जैसे धातु आयन, जैसे निकल+2 का अलग है, निकल+2 किसी के साथ क्लोराइड के साथ अलग कलर देगा, डीएमजी के साथ अलग। अब डीएमजी के साथ अगर निकल+2 है कोऑर्डिनेशन में तो रेड ब्लड कलर देता है, अगर किसी के साथ निकल क्लोराइड है या और है तो कई ग्रीन कई कैसा, तो वो डिपेंड करता है किसके साथ कैसा कलर दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, खास बात क्या है इस रंजक की, इस रंजक की खास बात यही है, जैसे कि आपको नीचे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, उसकी खास बात ये है यहाँ पे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, 3 बेंजीन जैसी संरचना है और एल्युमिनियम का ये 3 है, एलिजरीन एल्युमिनियम रंजक जो गुलाबी होता है, क्या होता है, एलिजरीन जो एल्युमिनियम का रंजक है वो तो गुलाबी है, लेकिन देखो यहाँ पे स्पेशल क्या बात की है, इसकी खास बात जो है उसकी क्या बात है, खास बात यही है कि इसकी विशेषता जो है वो क्या विशेषता होगी कि एक ही रंजक है, रंजक तो एक ही है, लेकिन एल्युमिनियम की जगह अगर धातु चेंज कर देगा ना ये, तो कलर ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर ही चेंज हो जाएगा। क्या है, जैसे कि एलिजरीन एल्युमिनियम आयनों के साथ गुलाबी रंग देता है और बेरियम आयनों के साथ नीला रंग देता है। अगर यहाँ पे एल्युमिनियम की जगह बेरियम आ जाए तो यहाँ पे 3 नहीं फिर 2 ही आएगा, ये जो 3 है ना वो भी 2 ही हो जाएगा, लेकिन कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ऐसे ही हर किसी के साथ अलग अलग कलर देता है, इसको आगे भी अपन पढ़ेंगे। अब जो अपन चर्चा करेंगे ना आगे, वो करेंगे अपन संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण। मैंने कहा था रंजक थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो कृपया इससे पहले कि जो और भी 3 वीडियो हैं उनको भी कंप्लीट देखो, है ना, एक बार रिपीट करना, जो नहीं देखें वो तो देखेंगे ही देखेंगे, जो उन्होंने देख लिया है वो भी कोशिश करना। और इसको जैसे मैंने कहा कि ये तो पूरा देख लो आप एक बार, बट जैसे मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है अपने कितने पॉइंट बने हैं इसके, ये 8 पॉइंट बने हैं, है ना, तो 8 पॉइंटों को लिखो और उन 8 पॉइंटों के सामने उनके एग्जाम्पल को लिख लो, शब्दों को वैसे समझ लो जैसे मैंने समझाया है, बस इतना सा काम करना है आपको। और उन 8 पॉइंट्स के जो एग्जाम्पल के नाम आए हैं सामने, है ना, जैसे अम्लीय रंजक में आपका नारंगी फर्स्ट आया है, ठीक है, या फिर आपका जो भी जिस टाइप के रंजक का नाम आया है तो उसके सामने आप उसको मतलब उस नाम को लिख लो, 8 लाइनों में काम करो, जैसे ये ज़्यादा में मत करो, 8 लाइनों में काम करो और उसको आप याद करने की कोशिश करो, ठीक है। लर्निंग करना पड़ेगा आपको, लर्निंग मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। अब कोशिश करते हैं इस चैप्टर को इस तरह से कराने की, उसके बाद अपन रिएक्शन जो पार्ट लेंगे कोशिश करेंगे बोर्ड पे सोल्व कराने की। अब देखो दुनियादारी पे क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको क्या हासिल होता है ना, वो मैटर करता है। आप किन परिस्थितियों में क्या पढ़ना चाहते हो और क्या नहीं पढ़ना चाहते वो आप डिसाइड करोगे और कोई नहीं, है ना। जैसे कि आपने पता है डार्विन का सिद्धांत आप जानते हो, एक पेड़ के नीचे बारिश के दिनों में हजारों लाखों पेड़ उगते हैं, लेकिन अच्छा वृक्ष कौन बनेगा, क्योंकि उस पेड़ को हम कहीं से उखाड़ कर उसकी देखभाल करें, उसको सर्दी गर्मी बारिश से बचाए, तब जाके वो पेड़ थोड़ा विशाल वृक्ष बनेगा। तो आप भी कुछ इसी प्रकार के पौधे हो, पौधे खूब है, लेकिन अब इन पे से विशाल कौन बनेगा, यानी कि कौन अपना करियर को उच्चतम शिखर तक ले जाएगा और किन परिस्थितियों में जूझ कर भी वो क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो बस देखना यही है और आपको करना भी यही है। थैंक यू सो मच।